चलिए सर, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये लेक्चर है सर हमारा 12th केमिस्ट्री का। ठीक है, धीरे धीरे हम सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं अपना। ठीक है, तो 12th केमिस्ट्री है, ये केमिकल केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है आपका, और ये 3rd चैप्टर बनता है। वैसे तो सिलेबस में भी तो पता भी ये ऑर्डर क्या है, तो ये हमारा तो 2nd है जो हमने यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हमने एक देखा था सर, जो हमारा पिछला लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था, तो उसमें हमने रिएक्शन की स्पीड, रेट को लेके बात की थी सर। तो रिएक्शन फास्ट कितनी चलती है या स्लो कैसे है, या हमने कुछ उसके ग्राफ्स बनाए थे, तो उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के तरीके देखे थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट मतलब एट एनी पॉइंट उसकी स्पीड क्या है वो देखा था। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन की थी। तो वहां एक ग्राफ मैंने बनाया था, जहां मैंने ग्राफ पे आपसे बात कही थी नोटिस करने को। ये था टाइम और ये थी रेट, स्पीड सॉरी, है ना, कंसंट्रेशन सर सॉरी। तो मैंने ये ग्राफ ऐसे दिखाया था आपको, ठीक है, और मैंने यहां बोला था आपको आप रिवर्स करके देखना, पिछला लेक्चर देखना आराम से। तो यहां मैंने डेल्टा टी टाइम लिया था, फिर यहां भी लिया था सर। तो मैंने एक बात बोली थी आपको कि यहां कंसंट्रेशन का बदलाव बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां बहुत कम हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां फिर हम यहीं से बात करेंगे ना आगे, तो आज हम यहीं से चलते हैं। तो हुआ ये था सर कि बात ये हो रही थी, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है सर, तो आपको तो पता है रिएक्शन चल रही है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, अगर रिएक्शन चल रही है तो रिएक्टेंट्स तो यूज हो रही है ना। अब शुरू में उतने ही टाइम में चेंज इन कंसंट्रेशन ज्यादा, चलिए हम इसको कुछ नाम दे देते हैं सर। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10 मोल, फिर इसमें ये 6 मोल होगी, अब यहां ये 3 मोल थी और 1 मोल होगी। ठीक है ना, टाइम के साथ रिएक्शंस भी तो खत्म होंगे ना। तो यहाँ क्या स्पीड है सर, 10 माइनस, और ये डेल्टा टी सर, मान लीजिए डेल्टा टी हमने 1 सेकेंड ये रखा, तो ये आ गया 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई इसकी। और ये सर नेगेटिव तो डाल दो, रिएक्टेंट से आधा देते हैं सर, पर स्पीड तो हमने कांस्टेंट ही लेनी है ना, तो ये नेगेटिव मैंने सीधा ही कर दिया, स्पीड तो हमें प्लस ही लेनी है, इससे ये माइनस करना था, मैंने सीधा कर दिया, कोई बात नहीं ना। तो 3 माइनस 1 तो 1, ये 2 आ गई सर मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है स्पीड कम हो रही है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। सो ये है हमारा आज का आगरा जो हम काम कर रहे हैं, उस पे काम करेंगे सर। ठीक है, तो ये है, तो वो तो क्वेश्चन देखना था क्या बन रहा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन जब तक कंप्लीट होती है, वैसे तो कुछ रिएक्शंस कंप्लीट ही नहीं होती हैं, पर जब तक वो कंप्लीट होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट नहीं है, इट वेरीज, इट इज इन द स्टार्ट। ठीक है, जब ये स्टार्ट में है तो रिएक्शन तेज है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है ना, हम आज करेंगे फैक्टर्स को लेकर सर। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम देखेंगे इसमें, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो आज ये क्वेश्चन करेंगे हम, इसको देखते हैं सर। ठीक है ना, अब ये कौन कौन से फैक्टर है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करती है, अब ये मैंने जो एक्सप्लेन किया वो अभी आ जाएगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, सो व्हाट आर
ऐसे क्या लिखना पड़ता है, फैक्टर्स लिख देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं सर? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पहला, तो ये क्यों बात आती, देखिए सर ये तो सीधी सी बात है कि हर रिएक्शन जो है सेम स्पीड वाली तो होती नहीं है। कुछ रिएक्शंस फास्ट है लाइफ में, कुछ रिएक्शन स्लो है। सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हैज इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब क्यों होता है इस पे बात तो कर ही लेते हैं, डिटेल में तो जाना नहीं है इसमें, आपको तो सिर्फ लिखना ही है। होता ही है सर कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। अब हर किसी का जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी डिफरेंट चाहिए। अब बनने पे जब वो नए बॉन्ड बनते हैं तो उनके बनने में भी तो अलग अलग स्ट्रेंथ है, कुछ को एनर्जी बनने में चाहिए, कुछ रिलीज करते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है इस तरह से इफेक्ट करते हैं सर। समझे आप मेरी बात कि रिएक्टेंट्स की क्या है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? इन ए केमिकल रिएक्शन old bond breaks and new form. So different reactants have different bond strengths. Hence, different rate of reaction. ये परफेक्ट है सर। तो अलग अलग बॉन्ड रिएक्शन बॉन्ड है, स्ट्रेंथ है, तो अलग अलग ही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल सर मैं एक एग्जाम्पल ले देता हूं, ऑक्सीडेशन की है सर। तो हम इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं सर और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहली में हम नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हैं, ऐसे ऑक्सीजन आ गया और ये हमारे पास N2O बन रहा है सर। अब इसका बैलेंस होना भी तो जरूरी है ना सर, तो 2 और ये आ गया 2 सर। ठीक हो गया सर। अब ये तो है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया हमने। फिर आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड का सर, तो इसका भी वैसे ही होगा आपके लिए। ये 2CO2 आ जाएगा और फिर ये 2 आ गया सर। 4 हो गए, 4 हो गए, फास्ट हो गया। अब ये तो स्लो है सर और ये फास्ट है सर। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज स्लो रिएक्शन, इट टेक्स टाइम। ये फास्ट है, ये पल भर में नहीं हो जाती है, इसको तो टाइम बहुत कम लगता है। तो इसका रिएक्टेंट क्या बॉन्डिंग और इसकी बॉन्डिंग में डिफरेंस है, ये टूटना है। अब देखो एक तो सेम ही है सर ना, दूसरा रिएक्टेंट सेम है, तो रेट पे इफेक्ट किसका हुआ? इन दोनों का ही तो हुआ। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है। इन्होंने टूटना है और नई बॉन्ड नहीं बनना है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड का डिफरेंस है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो बच्चों आपको पता ही है कि वो जैसे वो धुएं से पैदा होती है, गीठी करके अंदर रख लेते हैं लोग, कमरे में जला के सो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे जो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है वो रूम में जितनी ऑक्सीजन है उसको यूज करती है, ये धीरे धीरे होती है। अब इसमें गॉड ने इतना तो ध्यान रखा है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। अगर तो आप जागते हो तो आपको सफोकेशन फील होगी और आप बाहर निकलने की कोशिश कर लेंगे। बट आप सो रहे हो तो फिर वो प्रोसेस में थोड़े फेटल इफेक्ट्स आ जाते हैं, एंड सॉरी फॉर दैट, आप ध्यान रखा करें इसका। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। तो नेचर रिएक्टर तो क्लियर हुआ आपको पॉइंट, परफेक्ट सर। आगे देखते हैं इसको हम। ये फैक्टर्स वाला पार्ट है, ये हटा ही देते हैं, चाहिए वो छोटा है तो यहीं से यूज करें। ठीक है सर, आगे यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है सर वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, मैं इसको
प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और रिएक्टेंस लिखते तो आपके लिए बाद में लिखेंगे। कैसे सर? मैंने अभी बताया था ग्राफ। अब वही ग्राफ यहां बना देना प्लीज। आपको अगर एग्जाम में ओनली कंसंट्रेशन और रिएक्टेंस एक्सप्लेन करना है तो ग्राफ के साथ करना, या ऐसे लिख के मत करना, ये नहीं अच्छा लगता, ना ही वो मानते हैं इसको। तो कंसंट्रेशन और रिएक्टेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज नियरली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वही मैंने आगे किया था, वही कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार। अच्छा से समझ लगा सर? चलिए सर टेम्परेचर देख देते हैं सर हम। टेम्परेचर तो पॉइंट क्या था वो क्लियर हो गया था ना, कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है वैसे वैसे रिएक्शन की रेट भी कम होती जाती है। वो हमने ग्राफिकल भी देखा था, प्रैक्टिकल भी मैंने वो आग वाली बात की थी आपसे पिछले लेक्चर में। वो सारी बातें यहाँ आप जोड़ सकते हो, समझा सकते हो। तो टेम्परेचर क्या है सर? अब सर टेम्परेचर में क्या होता है सर, कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है। देखिए सर बहुत सारी कम रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक है। ये वैसे तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में टॉपिक को पढ़ा हुआ अच्छे से। हम मानेंगे कि मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से फास्ट होती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, कुछ ज्यादातर रिएक्शन जो है वो नियरली एक्सोथर्मिक है, और दे नीड टेम्परेचर और दे नीड हीट टू मूव, ठीक है, टू डू द केमिकल रिएक्शन। तो अब एंडोथर्मिक तो नहीं है ऐसी, मैं ये बोल रहा हूं आपको, आप कंफ्यूजन में मत हो। पर मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर मैं यहां, कि मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट इंक्रीजेस with increase in temperature, with increase in temperature। तो ज्यादातर की तो सर इंक्रीज होती है टेम्परेचर की, रेट ऑफ रिएक्शन सर, ठीक है। और आगे छोटी सी बात है, इट डबल्स, ये याद रखना सर, डबल्स, इट नियरली डबल्स सर, डबल तो नहीं पूरा लिखेंगे ना कभी भी, नियरली डबल्स, ठीक है, फॉर एवरी राइज ऑफ 10 केल्विन। देखिए आपने जब 10 केल्विन बढ़ाया, हर बार ये रिएक्शन नियरली डबल स्पीड से चलेगी। आप बोलोगे तो ये तो बहुत हो जाएंगी, ऐसे बढ़ती जाएगी स्पीड, बिल्कुल सर, ये तो पार्ट है इसका। हर 10 केल्विन जब आप राइज करोगे ना टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन की रेट पिछली रिएक्शन की रेट से नियरली डबल हो जाएगी। अब ये क्यों होता है सर? ये बात तो ये है ना, ये तो हमने लिखी है, ये बात ये है कि क्यों होता है सर ये। तो उसके लिए मैं यहां थोड़ा हेल्पलेस हूं, मैं आपको थोड़ा सा यहां लिख के दे दूंगा, पर मैं थोड़ा बताता हूं सर आपको। पर डिटेल में तो सर ये आपके टॉपिक है पूरा, टेम्परेचर डिपेंडेंस का पूरा एक टॉपिक है सर, अरेनियस का कॉन्सेप्ट है ये, एट द एंड आता है और इतना इंपॉर्टेंट है, नीट और आईआईटी के लिए लगभग एक क्वेश्चन ढाला ही जाता है वहां से। तो बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं सर कि रिएक्शन का मतलब है, जैसे मैंने पीछे बॉन्ड का माना था, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते, तो ऐसे ही बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के कुलियन से। अब जब वो टकराते हैं और एक पर्टिकुलर एनर्जी से टकराते हैं, पर्टिकुलर एनर्जी से, ऐसे नहीं कि हाथ टकरा रहा है तो रिएक्शन हो रही है, तो वो तो है ही है, वो तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हर एक से फास्ट ही हो जाए, तो सेम ही हो जाए। तो हर कुलियन जो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए टकराने से पहले, उसको हम अफेक्टिव कुलियन बोलते हैं। समझे आप मेरी बात? तो एवरी रिएक्शन हैपन्स ड्यू टू कुलियन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ कुलियन जो हो रहे हैं वो एक सेकंड में या पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको कुलियन फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो आप डरे मत बच्चों, आप इसको ध्यान से सुने,
लास्ट पे जो आएगा वो पूरी डिटेल में, 2 लेक्चर आएंगे उसके, पूरी डिटेल आएगी, पूरी डिटेल आएगी। तो अभी तो वो, अब ये है ना सर, ये तो एग्जाम में आ रहा है आपको। अब एग्जाम वाला टीचर ये थोड़ी मानेगा कि आपने ये तो पहले आ गया था आपका, वो टॉपिक बाद में, तो ये यहाँ लिखो मत। हमें तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ। तो जो क्वेश्चन बनाया जाता है कॉन्सेप्ट, वो भी ऐसे ही बना दिया जाता है। सो इट डबल्स विद राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन Cullinan frequency and effective Cullinan मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए कुछ जो साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो वो जो है वो रिएक्शन करते हैं, पर जो कुलियंस हैं उनमें एक डेफिनेट एनर्जी होनी चाहिए। हर कुलियन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। वो जो डेफिनेट एनर्जी वाला कुलियन है उसको हम अफेक्टिव कुलियन बोलते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से एक तो नंबर ऑफ कुलियन बढ़ते हैं क्योंकि रैंडम मोशंस बढ़ जाती हैं, और एक टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्टेंट्स को हीट मिलती है तो बहुत से कुलियन अफेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनके पास हीट आ गई है। परफेक्ट हुआ ये। तो इसका डिटेल आएगा सर बच्चों, ये चिंता मत करो, आप डिटेल में इसको हम करेंगे आगे। अब इसी तरह से अब सर मैं एक छोटी सी बात कर लूं या कर ही लेते सर, इसको ये रखते हैं तो वो बात में कर लेता हूं सर। अब आ गया आगे कैटलिस्ट सर। तो हाउ कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो सर हम लाइन से लगते हैं सर, 10th में भी ये बहुत बार आपको कैटलिस्ट का वर्ड आया है, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं एंड कम भी करते हैं, दोनों काम करते हैं कैटलिस्ट। बट एट द एंड वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अलग मिल जाएंगे आपको। तो ये बहुत सी डिटेल में बातें हैं आपको कैटलिस्ट पे भी सर एक पूरा लेक्चर आपका, तो वो वहां डिटेल में होगा, पर मैं यहां कुछ बताता हूं। सो कैटलिस्ट enhances the rate of reaction। ठीक है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। पर ये इंक्रीज करता क्यों है सर? हाउ डिड डू? आपने टेम्परेचर तो बढ़ाया नहीं है, सिर्फ कैटलिस्ट यूज किया है। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, कैटलिस्ट डाल दिया, तो रिएक्शन तेज कैसे होगी? उसने ये जो इफेक्टिव कुलियन होता है, जो इसकी कुलियन होने की एनर्जी है, देखिए मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, अब सिंपल इस यहां से करते हैं। मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स है ए और बी, और इन्होंने टकराना है सर, और इनके पास एनर्जी है 10 जूल और इनके इसके पास भी 10 जूल, मान लीजिए ऐसे। अब ये रिएक्शन नहीं हो रही, ये रिएक्शन तब होनी थी अगर दोनों के पास 12-12 जूल एनर्जी होती। ठीक है ना, मान लीजिए ये भी ए है, तो हम ए लिखते हैं ना, ए से बी बन गया, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, ये लिखिए, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। अब हुआ कैसा, इसको 2 जूल एनर्जी चाहिए। अब जितने जूल एनर्जी ज्यादा चाहिए जो इसके पास है नहीं, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए चाहिए जिससे प्रोडक्ट बनता है, और जो एनर्जी उसके पास है, उसके गैप को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। अब कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे यहां 2 है, या मान लीजिए 22 है ये, और ये तो 12 होगी, तो ये तो होगा ही ना, थोड़ा सा भी काम नहीं चलेगा, तो वो इसको भी कम कर देता है। तो कैटलिस्ट इट एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन by lowering the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने से ये कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है सर। तो मैं इतनी डिटेल में यहां भी नहीं जा सकता, ये लास्ट लेक्चर से पहले आना आपका तो डिटेल में। अब हंसो मत ऐसा सर, ये भी वहां आना, ये भी वहां आना, फिर बहुत भाई पहले लगा लेते हैं, नहीं ऐसा हो नहीं सकता ये फिर, क्योंकि हमने अपने जो चैनल में, और ये मैंने बताया भी, हम तो रेगुलर स्कूल स्टडी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट पर IIT करते हैं।
तो वो लेक्चर्स छोड़ेंगे नहीं, हम टॉपिक वाइज ही करते जाएंगे, पर बताते जाएंगे। आप अपने आप दोबारा देख लेंगे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in surface area, increase in surface area। रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। क्या मैं एग्जांपल दूं? दे देता हूं सर। आप मान लीजिए आप पानी को ठंडा करने लगे हैं, तो आपने बर्फ डाली है उसमें। अगर आप बर्फ को टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया विद एयर टच, सरफेस एरिया होता है जहां एयर टच कर रही है, वो बढ़ जाता है, या पानी उसको ज्यादा के ज्यादा पॉइंट्स पे टच करने लग जाता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है। अब आता है अगला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये 5वां होगा शायद, इसको 6वां। प्रेजेंस ऑफ लाइट, सूरज की रोशनी बोलते हैं सर इसको, वैसे तो ये बोलना चाहिए प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सर बहुत सारी रिएक्शन सूरज की रोशनी में होती है, डार्क रिएक्शंस नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस, भोजन बनना, फोटोसिंथेसिस कभी डार्क प्लेस पे नहीं होता, इट नीड्स सनलाइट। तो सनलाइट भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करती है या रिएक्शन को पॉसिबल करती है। सो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ many chemical reaction। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करती है, जैसे हाइड्रोजन प्लस CO2 2HCl। ये इसमें यहाँ H न्यू लिखा जाता है। H न्यू इज अ लाइट फोटोन टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस ये आपको पता ही है, ये तो होता ही नहीं बिल्कुल बिना सनलाइट। ये आ गया फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट। अब जो रिएक्शन सर प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है, इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये भी बोल देते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस से चलती है सर। आपको ये पता चला भी, आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है सर। तो यहां हमने सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कशन कर लिए, ठीक है। चले आगे, चले सर। अब आगे सर ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आज थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे चलता जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। चले फिर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल की तैयारी करते हैं, एक आर्टिकल करते हैं। न्यूमेरिकल्स तो आगे बनेंगे तो देखेंगे रेट एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है ना। ये आ गया सर। तो रेट एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे बोलते हैं सर? जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है एट एनी गिवन टेम्परेचर में जो है डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। मैंने इसलिए बोला, आपको ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि कंसंट्रेशन की चेंज करने से रेट का बढ़ाव नहीं होता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती नहीं है कुछ ऐसी रिएक्शंस में, वो भी तो आगे भी देखेंगे ना। चल, तो इट मे डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन रिएक्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। एंड जो उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेट की सर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेट लॉ, ठीक है, और रेट एक्सप्रेशन सर। तो क्या लिखेंगे सर? रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड्स। अब ये वर्ड डिपेंड्स आपको समझ लेना होगा। बेसिकली इसका मतलब था प्रोपोर्शनल, ये होता है इसका मतलब। ये हमें आदत है ना, रेट ऑफ रिएक्शन में बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है।
proportional to concentration of product of concentration of reactants, product of concentration of reactants with suitable coefficients, with suitable coefficients. ठीक है, कोफिशिएंट जो है सूटेबल है। सबका मतलब है सर, ऐसे नहीं है, सबका मतलब है, सबका मतलब समझेंगे। एट ए गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे देखेंगे, इस पे डिपेंड करती है, मे डिपेंड्स एट गिवन टेम्परेचर। अब इसके लिए लेट वी हैव अ रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये वाली रिएक्शन होगी सर। अब ये जो ए बी और सी है ना सर, इसको हम स्टीचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्टीचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेसिकली क्या होता है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हम कोएफिशिएंट्स लगाते हैं, जैसे H2 सर प्लस Cl2 2HCl और H2O2 ये 2, तो ये वाले जो हैं सर, यही है वो स्टीचोमेट्रिक, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्शन में लगाते हैं। पर यहां सूटेबल कोएफिशिएंट्स है सर, ये नहीं लेंगे। अरे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में लाव मास सेक्शन किया था ना, शायद रेट भी किया था वहां, चलो नहीं किया तो यहां देख लेते हैं, रेट भी किया हुआ आपने वहां। तो रेट में हम सूटेबल लेंगे। अब पता नहीं ना, इस पर डिपेंड करता है, पता ही नहीं उसकी रेट कैसी है, प्रोडक्ट तो बोल देते हैं सर। अब रेट एक्सप्रेशन क्या है, जो हम रेट इसकी लिखेंगे, तो रेट क्या होगी, रेट, ठीक है, ये डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्स एंड वाई, ठीक है सर। ये है सूटेबल कोएफिशिएंट्स, ये वाले पता नहीं ना, वही है। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन ये था कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन is directly proportional to product of the concentration of the reactant raised to power the stoichiometric coefficients of the reaction। ये था हमारा लॉ, रेट लॉ, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन, परफेक्ट। पर यहां हमने सूटेबल कोएफिशिएंट लिख दिया है, तो प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है that is proportional to product of the concentration of reactants with suitable coefficients। पता नहीं ना मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैं यहाँ 2 ये 2 है, तो मैं यहां इसके लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूं, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूं, तो रेट क्या आता है सर हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की कंसंट्रेशन ट्वाइस और O2 की पावर। तो इसका मतलब क्या होता है सर, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ H2 डबल करूंगा तो रेट 4 टाइम्स बढ़ेगा, डबल तो 2 का 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो रेट 4 टाइम इंक्रीज होगा। अगर मैं कंसंट्रेशन को, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट भी डबल होगा, क्योंकि पावर सिंगल है। आप समझे मेरी बात? तो कोएफिशिएंट से यहां से सीधा ही लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे लगाया। लॉ ऑफ मास एक्शन जो +1 में किया था वो था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन विद रेज टू पावर द स्टीचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि अगर मैं H2 की कंसंट्रेशन को अब डबल करता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास पहले थी 2 मोल पर लीटर, मैंने कर दी 4, अब 2 से 4 किए, जब डबल की ना, फिर अब मान लीजिए वो ये 2 था, ये 1 था, तो ये आ गया 2 की स्क्वायर और ये आ गया हमारा 1, तो ये रेट बन गया 2 पे 2 4 और ये 4 आ गया, तो रेट इज इक्वल टू 4। अब मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दी सर, तो रेट ये 2 से डबल कर दी ना, 4 कर दी सर, यहाँ 2 और इसको वैसे ही रखा सर, क्योंकि ये देख लेना, और ये 2 पे 16 टाइम, ये देखिए सर 4 टाइम बढ़ गया, 4 टाइम इंक्रीज हुई, 4 टाइम बढ़ी। तो मैंने यही बोला था ना, अगर डबल करोगे तो 4 गुना रेट बढ़ती है। पर ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है प्रैक्टिकली
ये पॉसिबल ही नहीं था। ये प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये गलत निकल आया। ये थ्योरेटिकल लॉ है, ये लॉ है प्रैक्टिकल। इसमें उसने सूटेबल कोएफिशिएंट्स डाल दिए। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, माइनस डी आर रेट ऑफ रिएक्शन, याद है ना, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव इक्वल टू के ए एक्स और बी वाई। ये माइनस क्यों लिखा सर, रेट्स उस कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखी है ना रिएक्टेंट्स की, तो खुद ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ये क्या आ गया अब, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट सर, रेट कांस्टेंट सर, ये बोला जाता है। तो ये जो डिफरेंशियल है ना, आपको ये ध्यान रखना, ये डिफरेंशियल है, आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे अगर तब भी रेट आ सकता है। कई बार वो क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझे बात। तो ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट सर, ठीक होगा। अब रेट कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो थ्योरेटिकल है और रेट लॉ जो है वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल से निकालते हैं सर उसकी एक्स वाई की वैल्यू। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि कितनी पावर पे डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिकली फाइंड किया जाता है। तो वो मैं थोड़ा डिटेल नहीं बोला हुआ, मेरे को लग रहा है। तो सर वो एक्स और वाई वो प्रैक्टिकली 2-4 एक्सपेरिमेंट से करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो आप डरे मत सर, उसी की तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, वहां वो एक्स और वाई हमें फाइंड करना बताएंगे। तो हम वहां फाइंड करना सीखेंगे, फिर आपको वो पता चलेगा कि जो एक्स और वाई सूटेबल कोएफिशिएंट्स है उनको ढूंढते कैसे, समझे बात। तो वो कई बार तो हो सकता है वो वही आ जाए जिसकी ज्योमेट्री है, पर जरूरी नहीं है वो आए। अब यहां तक तो समझ लग गया ना आपको। तो फिर वो जब आएगा न्यूमेरिकल तब मैं दोबारा करूंगा बात आपसे। तो अब करते हैं सर रेट कांस्टेंट। तो रेट के ए एक्स बी वाई, रेट के 1:1। अब हम बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये याद रखना है। तो रेट कांस्टेंट is equal to rate of reaction when concentration of reactants is taken as unity। हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की यूनिटी ले ली, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आ गया हमारा, ये इसकी डेफिनेशन आ गया। अच्छे से पता चला आपको, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं सर। अब आगे तो बहुत बड़ा काम आ गया अपने लिए, छोटा सा वैसे तो है, देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के सर, रेट कांस्टेंट के क्या क्या गुण है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली तो बात ये है सर कि अगर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ जो के है वो बोला जाता है कि इसका के वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी रेट भी ज्यादा है। अब कैसे सर, ये ध्यान से देखिए सर। पहले वो देखते हैं, मोर द के फॉर रिएक्शन फास्टर इज द रिएक्शन। क्यों सर, क्यों है भाई? सर देखिए सर, रेट जो हमने लेनी है कि वो कंसंट्रेशन टर्म को यूनिटी से लेनी है। अब हमने अलग अलग रिएक्टेंट्स ले लिए सर और सबकी ही कंसंट्रेशन यूनिटी ली, तो के की वैल्यू तो रेट से आएगी ना। हर किसी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जब यूनिटी लेते हैं तो के की वैल्यू आती है, वो किसके इक्वल होती है, वो उस रेट के इक्वल होती है। अब जब के ज्यादा है तो मतलब रेट ही तो ज्यादा है ना, समझे आप मेरी बात। ए प्लस बी ले लो या डी प्लस एक्स ले लो, एक्स प्लस वाई ले लो, कुछ से ले लो, कोई 2 रिएक्टर ले लो, 3 रिएक्टर ले लो, 1 ले लो, कुछ ले लो। जब के निकालते हैं तो उसकी तो कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं,
तो जो रेट की वैल्यू आती है वही तो के होती है। अब हर किसी रिएक्टेंट के खुद की अपना नेचर है, ये तो हमने नेचर में पढ़ा था, तो उसी हिसाब से उसकी एक एक यूनिट कंसंट्रेशन पे अलग अलग रेट आने की वैल्यू हो सकती है। तो ये था वो पॉइंट। ठीक हो गया सर, परफेक्ट सर। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में हम ऐसे पढ़ेंगे कि ईच ऑफ जो रिएक्शन है सर, हर रिएक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू होती है के की एट गिवन टेम्परेचर। बट जैसे ही आप टेम्परेचर को बदलोगे ना, तो ये के फॉर सेम रिएक्शन ही बदल जाएगा। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है ए प्लस बी, सी प्लस डी। अब आप इसका रेट कांस्टेंट निकाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हर बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये के सेम आएगा। पता लग गया, सुन ले, आप अच्छे से सुन रहे हो, दिमाग में आ रहा है सर। कंसंट्रेशन पे के डिपेंड ही नहीं करता, ये भी लिखूंगा मैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इसको निकालने के लिए तो कंसंट्रेशन यूनिट ही ले लेते हैं ना, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू तो वहां नहीं लेनी है। तो 25 डिग्री पे के जो इसका होगा हर बार फिक्स होगा। बट जैसे ही आपने टेम्परेचर बदला, के बदल गया। के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये याद रखना सर। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट of a reaction does not depends upon concentration of reactants। पहली बात, ठीक है सर, ये दूसरा हो गया। तीसरे में लिख देंगे रेट कांस्टेंट के लिखते हैं सर, के फॉर एनी रिएक्शन is constant for given temperature। आपने जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन किया है वो के उसका हर बार वही आएगा, बट चेंजेस विद क्या हो जाता है, बट इट चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से ये बदल भी जाता है। टेम्परेचर का जब बदलाव करोगे आप तो ये बदल जाता है। पक्का पता चला? क्लियर है ना? क्यों बदल जाता है जी टेम्परेचर? भाई टेम्परेचर के बढ़ने से कुलियन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कुलियन, बड़े सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो एक यूनिट कंसंट्रेशन में भी तो चेंज, जो एक यूनिट कंसंट्रेशन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुलियन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कुलियन, बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है ना? तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक हुआ सर? ये हो गया। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं दोबारा सर। अब आ गया सर आगे, देखिए सर, रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। दोबारा कर ले बात सर। ये वो सूटेबल कोफिशिएंट से जिस पे रेट डिपेंड करती थी। अब इन दोनों का सम ऑफ दिस कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार फिर बोल लूं मैं, आगे आएगा सर लेक्चर। ये नेक्स्ट लेक्चर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे तो डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहां पढ़ेंगे सर यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन जो है ना, जैसे रेट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट होती है सर। के ये है मोल्स पर लीटर, एक्स मोल्स पर लीटर, वाई। तो जब एक्स और वाई की वैल्यू आएगी और फिर इनको काटा जाएगा तो के यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो कैसे? वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। पर ये पेपर में आपको लिख के आना पड़ेगा ना, मैंने बोला प्रैक्टिस आगे उसमें तो
पेपर तो आपके सारा सिलेबस होने के बाद होता है ना, तो वो कहता है लिखो हम इसको, हम समझ जाएंगे। अब टीचर जिसकी है, जिसको आपने लिख के आया उसको तो पता ही है ना सिलेबस, अभी आपको नहीं पता चला तो बाद में तो लगेगा ही पता। चलिए सर ठीक है, तो आज का केमिस्ट्री का लेक्चर हमारा यहीं तक था। कल हम ऑर्डर पे बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इसके सारे जो आएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं फिर वही कर रहा हूँ बच्चों, आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी लेक्चर अपलोड होता है। ये रेगुलर स्कूल स्टडी के लिए हर एक टॉपिक हो रहा है आपका, अच्छे से आप इसको नोट्स बनाएं, पेशेंस रखें, ध्यान से सुने इनको, लिख लें इसको, लिखने के बाद अपना ही लिखा हुआ पढ़ें तो आपको याद होगा। इट्स नियरली बाय गारंटी कि आपको एग्जाम में और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने नोट्स ही, आपके नोट्स ही काफी होंगे जो आपने यहाँ से बनाए। सब कुछ कहता हूँ मैं इसमें, पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक्स लाइन बार आते हैं, सिलेबस वाइज आते हैं, कंसेप्चुअल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर तरह की बात होती है। अब ये आपको आप पे डिपेंड है हाउ यू टेक एडवांटेजेस ऑफ दीज लेक्चर्स। शेयर करें आप इसको बच्चों के साथ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं फिर आगे।